अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डेटाबेस शुरू किया था और डेटाबेस डिज़ाइनिंग के हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी थी। और जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो किस तरह से आपस में टेबल्स को लिंक करते हैं, किस तरह से हम कॉलम्स बनाते हैं, फिर उनके दरमियान जो रिलेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम रिलेशन बनाते हैं। और ये रिलेशन जो है वो इसलिए जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो हमारे पास होते हैं। माईसीक्वल भी मैंने आपको बताया था रिलेशनल डेटाबेस है, और इसके दरमियान जो है वो आप रिलेशंस बनाते हैं। जब आप किसी टेबल में किसी कॉलम को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन या कोई रिलेशन बनाते हैं तो जो की इस्तेमाल होती है उसको हम फॉरेन की कहते हैं। और इसी तरह हमने प्राइमरी की का भी डिस्कस किया था, कैंडिडेट की का, और कंपोजिट प्राइमरी की के हवाले से भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अच्छा, आज जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हम डेटाबेस में जो है वो डेटाबेस के साथ और पीएचपी को कनेक्शन किस तरह से करते हैं। कुछ इसकी जो बिल्कुल बेसिक क्यूरीज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल में, उनको देख लेते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है और क्या तरीकाकार है उसको लिखने का। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो लास्ट टाइम डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्ट से हैं कि हम जब डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं स्पेशली, तो हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कुछ चीज़ें तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, लेकिन इसके अलावा और मज़ीद ऐसी चीज़ें जब आप कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करें तो उस वक्त स्कोप को देखते हुए, एप्लीकेशन के स्कोप को देखते हुए हम ये चीज़ें जो हैं वो काम करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएंगी। और ऑल्दो उनको रखने से आप कहेंगे कि ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका स्कोप अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा ही देंगी। और किसी भी एप्लीकेशन, अच्छी एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ों का, इन चीज़ों का जो हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि हमारे पास वेब सर्वर है, HTTP जो है वो कम्युनिकेशन है, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, और उसके दरमियान जो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है। यहाँ पर एक चीज़ और जो हम डिस्कस अभी तक हमने नहीं की थी वो ये थी कि हमारे पास नॉर्मली जब हम डेटाबेस की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस, एक चीज़ आपके पास होती है वेब सर्वर, लाइक जिस तरह हम यहाँ पर यूज़ करें अपाची, ठीक है, और एक चीज़ आपके पास है दूसरी चीज़ डेटाबेस। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आपके पास अपाची यानी कि आपका वेब सर्वर और आपका माईसीक्वल यानी कि आपका डेटाबेस सर्वर, अगर वो माईसीक्वल हो, एसक्यूएल हो, कोई सा भी हो, वो सेम मशीन पर हो। ठीक है जी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास जो अपाची सर्वर, जिस तरह मैं यहाँ पर जो लोकल होस्ट करता हूँ, तो लोकल होस्ट के ऊपर जब ये मैं वैम्प ऑन करता हूँ तो मेरे पास लोकल होस्ट के ऊपर ही ये अपाची की सर्विस भी चल रही है, यहाँ पर ये स्टार्ट है, और इसके अलावा माईसीक्वल सर्विस भी चल रही है। यानी कि दोनों चीज़ें जो है वो मेरे पास इस सेम मशीन के ऊपर, दोनों सर्वर, वेब सर्वर भी और डेटाबेस सर्वर, दोनों एक ही सर्वर पे मौजूद है। अच्छा, जब इसको एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि मेरी अपनी मशीन के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली लिखता हूँ वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट। तो इसी तरह जब हम डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी होस्ट नेम जब दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपका डेटाबेस डिप्लॉय है, जिस सर्वर पर मौजूद है, तो उसके लिए भी हम फिलहाल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लोकल होस्ट। लेकिन पर्टिकुलरली आईपी भी दी जाती है, मतलब लोकल होस्ट लिखने का मतलब यही है कि आप लोकल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है आपके पास डेटाबेस सर्वर की आईपी, जिस सर्वर के ऊपर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लोकल मशीन है तो इसलिए हम यहाँ पर भी लोकल होस्ट लिख लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब आप डेटाबेस पे कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़र्स बनाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपके आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट दे और वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। डेटाबेस क्योंकि आपकी एक मेन एसेट होता है, उसको आप सिक्योर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। जैसे नॉर्मल
किसी भी आप ईमेल क्लाइंट पे या कहीं पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ आपको लॉगिन करना पड़ता है। इस तरह डेटाबेस में भी डेटाबेस पर यानी बिल्कुल डेटाबेस लेवल पे लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। यूज़र नेम होता है आपका उस डेटाबेस पे कनेक्ट करने के लिए और पासवर्ड। PHP के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो फंक्शन मौजूद है वो बहुत आसान है। MySQL_connect, इसके 3 पैरामीटर्स दिए जाते हैं, IP, यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड। अच्छा, हमारे पास यहाँ लोकल मशीन पे भी कोई पासवर्ड है नहीं, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है पासवर्ड। अगर आपका डेटाबेस सर्वर पे पासवर्ड है तो आप यहाँ पर वो पासवर्ड दे दीजिए सिंपली और उसका यूज़र नेम। नहीं होगा, वैम के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अच्छा, ये आपको एक रिसोर्स आईडी रिटर्न करता है, यानी जब आप डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद इस कनेक्शन का एक यूँ समझें रिसोर्स कि ये कनेक्शन जो है वो डेटाबेस का है और ये रिटर्न करता है एक रिसोर्स वेरिएबल। मतलब ये जो है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ $साइन से ही है, एरे, स्ट्रिंग, वेरिएबल, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, तमाम चीज़ें क्योंकि हमारे पास PHP के अंदर $साइन से ही मैनिपुलेट होती है, तो यहाँ पर रिसोर्स वेरिएबल के लिए भी $साइन ही। ठीक है, ये रिसोर्स यूज समझे कनेक्शन हैंडलर आपको रिटर्न करता है। जब आपको एक दफ़ा ये 3 चीज़ें आपने MySQL_connect के मेथड के अंदर दे दी, IP, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद आपको एक रिसोर्स रिटर्न करेगा, हैंडलर, उसका डेटाबेस हैंडलर कहते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब आप चेक करना चाहते हैं कि जी आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश है या नहीं, तो आप जी अभी मैंने सिर्फ डेटाबेस इंजन पे कनेक्ट किया, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, इस पे भी हम अभी आ रहे हैं। ये हमारे पास अभी हम थोड़ा सा इस कोड से वापस इधर आते हैं। हमारे पास लोकल होस्ट या जब आप वैम्प या ज़ैम्प वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो एक ओपन सोर्स टूल है PHP_MyAdmin के नाम से, जो डेटाबेस हैंडलिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट के जितने काम होते हैं वो सारे इस वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। आइदर डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल बनाना, ड्रॉप करना, टेबल्स क्रिएट, ऑल्टर करना, जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो तमाम के तमाम आप इस PHP_MyAdmin के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप शेयर होस्टिंग वगैरह लेते हैं, शेयर होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर भी लेते हैं, तो वहाँ पे cPanel होता है। cPanel के अंदर नॉर्मली जो है वो आपको ये PHP_MyAdmin ही मिलता है और अलग से एक फीचर भी लिखा होता है, होस्टिंग वाले लिखते हैं कि PHP_MyAdmin की सपोर्ट है जी। ये लोकल होस्ट, सिंपली लोकल होस्ट, उसके आगे PHP_MyAdmin लिख के एंटर कर दें तो ये इसमें इंस्टॉल होता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ एडिटर्स बताए थे, यॉग बताया था, SQL यॉग, SQL यॉग एक आता है, MySQL क्यूरी ब्राउज़र है, हाँ HDSP, HDSP। तो जिन लोगों ने SQL सर्वर पे या Oracle वगैरह पे काम किया है, मैं उनको इसका इंटरफेस दिखा दूँ। ये SQL यॉग है, ये इसका इंटरफेस है।
जिसमें आप यहाँ तमाम इसके टेबल्स वगैरह, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह व्यू कर सकते हैं। अभी हम वापस यहाँ पर आते हैं, अभी हमारा एडिटर से काम नहीं। अच्छा जी, जब आपने डेटाबेस को MySQL _connect के थ्रू कनेक्ट कर लिया, इसके बाद एक मशीन के ऊपर यानी एक डेटाबेस इंजन के ऊपर या एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस मौजूद हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है, इस बात को मैं रिपीट करता हूँ। एक तो है आपका डेटाबेस सर्वर, उसके बाद एक सर्वर एक मशीन है, और उसके बाद उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस बने हुए हैं। उन डेटाबेसेस में फिर मज़ीद टेबल्स हैं, टेबल्स में फिर कॉलम्स हैं। एक मशीन है, मशीन के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी सिर्फ हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया, उसके बाद अब हमें किस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, जो हमारी एप्लीकेशन का जो डेटाबेस होगा उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है MySQL select db। यहाँ पर आपके एक मैं लेता हूँ वेरिएबल डेटाबेस नेम। और यहाँ पर आपको इसका डेटाबेस का नाम दे दें आप। ठीक है जी, तो अभी आपने सिर्फ दो काम किए, एक तो कनेक्शन बनाया और दूसरा डेटाबेस को सिलेक्ट किया। ठीक है जी, ये आसान काम है। डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए जी लाजमी। तो लास्ट टाइम हमने शायद सर्वे की एक एग्जांपल की थी। अगर किसी के पास जो मैंने बनाया था डेटाबेस टेबल्स वो हैं किसी के पास, मैंने हम वो पहले डेटाबेस ड्रॉ कर लेते, बना लेते हैं किसी के पास प्रॉपर तरीके से। क्रिएट डेटाबेस, अभी मैं इंटरफेस से कर लूँ या यहाँ से करके दिखा दूँ? यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ पर आप लिखिए क्रिएट डेटाबेस, हम बनाते हैं सर्वे 2। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मज़ीद हैं, इनको हम अभी डिफाइन करते हैं। इस तरह यहाँ पर कुछ ये इनकोडिंग टाइप्स आ रही हैं, ये जो UTF-8 और सो ऑन। इसके अलावा फ़िलहाल हम अभी सिर्फ क्रिएट करते हैं, इसको स्किप करते हैं। चलिए, इसकी जो कमांड है डेटाबेस क्रिएट करने की वो ये है क्रिएट डेटाबेस, और फिर उसके बाद आप डेटाबेस का नाम दे दीजिए। ये हम क्यूरीज नोट करते जाते हैं जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना चाहें, यानी कि इसके लिए एक तो आपके पास इंटरफेस है कि आप इंटरफेस से ये तमाम काम कर लें। अगर आपको ये इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा तो आप चाहें तो इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप CMD पे जाएँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएँ। इसके बाद आपके पास जहाँ ये इंस्टॉल्ड है में
ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे काम कर लें। यहाँ पे आप ये जो मैंने कमांड कॉपी किया, अगर आप ये वही कमांड यहाँ लिख देंगे तो इससे भी ये आपके यही सेम काम होगा। नॉर्मली वैसे ये अगर सर्वर मैनेजमेंट वाले हैं तो वो लोग ही ये कमांड प्रॉम्प्ट या लिनक्स का टर्मिनल यूज़ करते हैं। हमारे लिए डेवलपर्स के लिए ये, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब आपने इसको कैसे देना, इसके जो कमांड्स आपने लिखे हैं इसके साथ ये सब चीजें आ रही हैं, आप क्या क्या देते रहे जो अच्छा, इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता हूँ, इसको इसमें मत भूल दें, इसको एडिट कर देते हैं। जब ये कमांड प्रॉम्प्ट अवेलेबल थी फिर डेटाबेस को ये यूआई बनाने की जरूरत थी, डेवलपर्स ने तो पूरी कमांड्स इतनी आराम से याद होती नहीं है। ये यूआई पे काम करना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ में जो कमांड जितनी होती है ना तो कमांड याद करनी पड़ती है, ये सिलेक्ट कमांड वो याद हो जाती है टाइम में, लेकिन याद हो जाती है फिर भी कोई नहीं करता। अच्छा जी, शुरू से दोबारा बताते हैं। हमने सबसे पहले हम लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन के ऊपर आए। ये हमारे पास यहाँ पर हमने क्रिएट डेटाबेस किया, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस करने के बाद सिंपली हमें वो कौन सी इस जगह पे आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके पास मैसेज आ रहा है नो टेबल्स फाउंड। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस की है इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लूँ। हमने लास्ट टाइम ये किया था कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें टेबल्स होते हैं। टेबल्स में हम अपनी फील्ड्स रखते हैं कि जो जो हमें डाटा उसके अंदर स्टोर करना है। सर्वे की एक एग्जांपल हमने देखी थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक सर्वे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें आपने सर्वे का एक टेबल बनाया था, उसके बाद एक क्वेश्चंस का बनाया था, फिर ऑप्शंस का बनाया था, उसके बाद हमने उसका आंसर्स लिए थे, आंसर्स के फिर उसके बाद हमने लिंकिंग बनाई थी कि किस तरह से हम उसको आपस में लिंक कर रहे होंगे तमाम टेबल्स को। वही डेटाबेस हम दोबारा यहाँ पर, उस वक्त हमने सिर्फ पेपर पेंसिल पे किया था, आज हम इसको फिजिकली यहाँ पर बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको जो है वो टेबल बनाना है, क्रिएट न्यू टेबल ऑन डेटाबेस सर्वे टूल। अब यहाँ पर हम टेबल का नाम देते हैं सर्वे, और इसमें नंबर ऑफ फील्ड हमें रिक्वायर्ड थी कितनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड जितनी हमें चाहिए ये करके आपने इसको सबमिट किया। ये एक आपके पास नेक्स्ट जो है एक फॉर्म आ जाएगा। ये इतना व्यूएबल हो रहा है, सबको नज़र आ रहा है? अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो फील्ड्स बनाई थी लास्ट टाइम, हमने बनाई थी SID। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसको ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास आ रही है फील्ड के आगे टाइप आ रही है। जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कॉलम्स बनाए थे, जो पेपर के ऊपर बनाए थे, इसकी हमने उस वक्त टाइप्स नहीं बताई थी। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो कॉलम्स की हमें टाइप्स बतानी पड़ती हैं। जिस तरह PHP में तो हमारे पास कोई टाइप का कॉन्सेप्ट है नहीं, डाटा टाइप का खास तौर पे, लेकिन जब आप डेटाबेस की या SQL की बात करते हैं तो यहाँ पर डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है। हर एक के लिए एक ही चीज़ यानी $साइन नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं। इसको मैं पहले जूम कर लूँ, फिर उसके बाद हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसकी टाइप वेरिएशन जो है, यानी मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा जो है वो हम अपने पास डेटाबेस में स्टोर करते हैं, और हर टाइप के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है उसकी वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो एक लिस्ट आ रही है, ये एक तवील लिस्ट है, इसमें से हम किस वक्त कौन सी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जब आपको इंटीजर वैल्यूज़ रखनी हो या आपको प्राइमरी की बनानी हो, ये पॉइंट्स जो है वो कुछ नोट करते थे ताकि आपको इन फ्यूचर काम आ जाए। जब हम नॉर्मली इंटीजर या प्राइमरी की बनाने जाते हैं तो हमारे पास जो फील्ड टाइप होती है वो इंटीजर होती है। तो यहाँ पर इंटीजर के लिए आपके पास एक तो टाइप है इंटीजर, और एक और टाइप यहाँ पर मौजूद है टाइनी इंट।
इन दोनों की जो रेंज है, यानी जो इसका जो साइज़ है कि कितना बड़ा इंटीजर ये होल्ड कर सकता है, यानी कितनी बड़ी वैल्यू इसमें आ सकती है, इसका फ़र्क है टाइनी इंट और इंट में। करते हैं दोनों काम, दोनों फील्ड में जो टाइप का डेटा आएगा वो इंटीजर ही होगी। इंटीजर वो जिसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ठीक है। और एक है बिग इंट, इसकी जो साइज़ होगा, जो वैल्यू होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी वो नॉर्मल इंटीजर से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। हम यहाँ पे फिलहाल इसको ले लेते हैं इंटीजर। नेक्स्ट जो कॉलम है वो यहाँ पर लेंथ का है, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी इस फील्ड की वो मैक्सिमम कितनी होगी, यानी कितने बड़ा नंबर जो है ये ले सकता है। ऑल्दो इसकी एक लिमिट है इंटीजर अगर आप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी की बनाने, इसको मैं फॉर एग्जांपल 10 रख लेता हूँ इसको। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और कॉलम है, इसको हम मज़ीद अभी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। इससे मज़ीद आगे आते हैं। यहाँ पर एक ये कॉलम है, एक एट्रीब्यूट्स का कॉलम है। तो चलिए मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। हमारे पास जब आप काम करते हैं मल्टीलिंगुअल, यानी आपके पास अदर देन इंग्लिश कोई और सी लैंग्वेज है, तो ये जो आपके पास इनकोडिंग टाइप्स हैं, यानी आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपका जो डेटा है, ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज़ रखते हैं अपने कॉलम के अंदर, आपको जो टेक्स्ट रखना है वो चाइनीज़ में रखना है, तो उसके ऊपर ये एस्की और ये बिग और बाइनरी सपोर्ट नहीं करता। यानी कि ये जो इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जो एक स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर अगर आपको चाइनीज़ रखनी है तो बाइनरी इनकोडिंग में आप चाइनीज़ लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज नहीं रख सकते। इसमें इंग्लिश आ सकती है, फ्रेंच आ सकती है, एक दो चीज़ों की और सपोर्ट है। अगर आपको इसमें बहुत सारे ये यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे UTF-8 और UTF से रिलेटेड ये तमाम इनकोडिंग ये मल्टीलिंगुअल के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है। जहाँ पर आपके पास लैंग्वेज का डिफरेंस है, वहाँ पर आप इसकी कोलेशन टाइप जो है वो चेंज करेंगे। हमने किसी इंटीजर दिया और इंटीजर की बेसिकली खुद एक वैल्यू मौजूद है, फिर हम उसको यहाँ पे लेंथ क्यों देते हैं? लेंथ देना लाजमी, मैक्सिमम लेंथ, और वैसे इंटीजर की मैक्सिमम लेंथ का है जो आपने यहाँ पे। मैं भी बताता हूँ इसका डिफरेंस भी बता रहा हूँ। ये जो लैंग्वेज सिलेक्शन है, हाँ इसकी जरूरत तो शादी है, मल्टीलिंगुअल डेटाबेस का काम तो स्टोर एंड फॉरवर्ड करना होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। जी बिल्कुल होता है। कोलेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि जहाँ पर आपके पास देखिए एक हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, हर चीज़ की एक टाइप होती है। आपको लैंग्वेज के ऊपर जब आपने काम करना है तो जो इनकोडिंग टाइप्स हैं, इनकोडिंग स्कीम्स हैं, आप मुझे इनकोडिंग स्कीम के लिए जो है मल्टीलिंगुअल जहाँ पर आपके पास डेटा आ जाए वहाँ पर आपको इसकी कोलेशन टाइप को चेंज करना पड़ता है। सपोर्ट नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, एस्की में आप चाइनीज़ या उर्दू या अरबिक लैंग्वेज नहीं रख सकते। उसके लिए आपको लाजमी तौर पे इसकी जो इनकोडिंग स्कीम है उसको चेंज करके UTF-8 या बाइनरी UTF बिन करना पड़ेगा। जी डेटाबेस ब्राउज़र दोनों पे चेंज करना पड़ता है। इवन फाइल के एक्सटेंशन भी चेंज होता है। जब आप मल्टीलिंगुअल काम करते हैं तो जिस फाइल के ऊपर आपने उस चीज़ को लेके आना है, आप कभी भी इन पेज के ऊपर उर्दू लिखें या कोई और ज़बान लिखें, उसका उसको कॉपी पेस्ट करके किसी और नोटपैड पे कॉपी करके दिखाएं, नहीं होगा। तो इस वजह से बाहर है। उस पर हम आ रहे हैं अभी, इन चीज़ों पे हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम बहुत आगे नहीं गए, अभी तो हमने अलिफ स्टार्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ है एक्स्ट्रा, दोबारा से इसको ज़रा रिव्यू करते हैं। हमने यहाँ पे फील्ड, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद लेंथ, कोलेशन है, एट्रीब्यूट्स हैं। इसको नॉट नल, यानी कि इसमें ये वैल्यू, ये फील्ड है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, नल का मतलब ये है कि अगर आप इसको नॉट नल रख दें तो हमेशा आपको इस कॉलम में डेटा डालना पड़ेगा।
और अगर आप इसको नल कर देते हैं तो अगर इसमें डेटा आए या ना आए तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि जब जब आपके पास इंसर्ट होगा इस टेबल के अंदर तो आपकी जो ये SID की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है। और नॉर्मली जिस फील्ड को हम ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं उसको हम बनाते हैं प्राइमरी की। ये प्राइमरी की का आइकन है। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर तो नहीं है, मतलब कॉमन बिहेवियर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, इस कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपको कोई सेट करनी, ठीक है। और इसमें आपको कमेंट्स वगैरह अगर कोई देना है। अच्छा, वापस हम यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर दिया था टाइटल। अच्छा, अब यहाँ पर मज़ीद दोबारा आते हैं। अब पहले हम इन टाइप्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मज़ीद आगे देंगे। देखें, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब टाइटल के अंदर मेरे पास नॉर्मली जो सर्वे का टाइटल ही होगा, उसके अंदर मेरे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे नॉर्मली, या हो सकता है अल्फ़ान्यूमेरिक हो, उसमें कोई 1 2 3 भी याद है, या कोई और, मतलब नॉर्मली होगा टेक्स्ट ही। और उसको मुझे स्टोर करना है इस कॉलम के अंदर। जब आपके पास डेटा हो टेक्स्ट, तो हमारे पास स्टोर करने के लिए 2-3 ऑप्शंस मौजूद है। एक हमारे पास है वार्चार। वार्चार जो है वो आपको टेक्स्ट होल्ड करेगा, मतलब जो टाइप है। इसके अलावा आपके पास एक और मौजूद है, वो है बिल्कुल टेक्स्ट। किधर है, सबसे ऊपर ये रहा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट भी जो है वो आपके पास सिंपली, और इसके अलावा एक और है 4 कैरेक्टर। ठीक है, 3 चीज़ें, एक कैरेक्टर, एक वार्चार और एक टेक्स्ट। इसके अलावा लॉन्ग टेक्स्ट भी है और टाइनी, वो सेम ही। किधर गया, ये टाइनी टेक्स्ट है और मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब लेकिन ये टेक्स्ट ही है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 चीज़ें, एक वार्चार, 4 और टेक्स्ट। अब ज़रा इन तीनों का ज़रा पहले डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ 4 यानी कैरेक्टर, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम लेंथ देता हूँ, लेट्स सपोज 200। ये लेंथ का मतलब ये है, और जो मैंने यहाँ पर 10 का मतलब दिया था, इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 डिजिट्स का जो आपका इंटीजर होगा, स्कोर लेगा। अगर आप 11th देते तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब ये स्टोर ही नहीं होगा इसमें। आप देखें, नहीं, स्पेस तो इंटीजर में हो नहीं सकती, वो वहाँ पे ब्रेक कर देगा स्पेस में। अच्छा जी, अब आपके पास कैरेक्टर टाइप है और आपने इसमें स्टोर करना है टाइटल। ये 200 जो है वो आपके पास इसकी लेंथ है, यानी 200 बाइट्स। कैरेक्टर अगर हम बिल्कुल कोड लेवल पे चले हैं तो कैरेक्टर जो है वो डेटाबेस के अंदर एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ठीक है जी, एक कैरेक्टर जो है वो मेमोरी के अंदर आपके पास 1 बाइट की स्पेस लेता है। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर और उसके बाद इसकी जो लेंथ दी है वो दी है 200 कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम लेंथ इसकी जो है 200 है। यानी 200 से अगर आपका टेक्स्ट एक्सीड करता है कैरेक्टर से, तो 200 के बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो तमाम का तमाम वो डिस्कार्ड कर देगा, उससे आगे की चीज़ को स्टोर वो नहीं करेगा। यानी जहाँ पर 200 लेटर्स आपके पास कंप्लीट हो गए, बस उतना ही पोर्शन आपके पास डेटाबेस में सेव होगा, उसके आगे का सेव नहीं होगा एक चीज़।
दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं टाइटल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं पे उस फील्ड में टाइटल दिया ये, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है जी। नंबर ऑफ डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर स्पेसेस को मिलाकर टोटल 11 है। जब मैं अपने पास टाइप कैरेक्टर लेता हूँ तो चाहे आपके पास टाइटल यानी इस फील्ड के अंदर डेटा 11 कैरेक्टर्स का है या 200 कैरेक्टर्स का है, ये जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो 200 बाइट्स ही करेगा। चाहे आपके पास साइज, डेटा का साइज 50 बाइट्स हो, 11 बाइट्स हो, 10 बाइट्स हो, इवन 1 बाइट हो, ये जो पूरा का पूरा जो चंक यानी पूरी की जो स्पेस कवर करेगा उस टाइटल को स्टोर करने के लिए वो 200 बाइट्स ही लेगा, यानी पूरी की पूरी स्पेस उसको चाहिए, चाहे उसमें वो 1 कैरेक्टर रखे चाहे वो 200 रखे। जी जी बिल्कुल नुकसानदेह। हम तो माइस्क्ल की बात कर रहे हैं। जी इंटीजर 2 बाइट्स। टोटल 20 बाइट्स भी तो दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे 10 का मतलब 20 बाइट्स भी तो दे रहे हैं। 2 बाइट की भी एक लिमिट होगी, उसके बाद फिर टोटल 20 बाइट्स है ना। किसकी? लॉन्ग मतलब यहाँ पे डिफरेंस इसकी एक वो है मैक्सिमम लेंथ है। वो आप जो बात कर रहे हैं ना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जब 10 डिजिट तक चला जाएगा तो लॉन्ग हो जाएगा, ऑफ कोर्स लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग डिफरेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है सर 00 आखिर में 10 लिख दिया तो वो इंटीजर ही रहेगा। हाँ अच्छा जी, दूसरी टाइप ये कैरेक्टर समझ में आ गया। कैरेक्टर पे कोई ऑब्जेक्शन किसी को? अच्छा जी, दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है वारचार। हम इसको फिलहाल वारचार ही रखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। इसको हम रखते हैं टेक्स्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वारचार और चार में डिफरेंस ये है, तो एक मेन डिफरेंस इसको ज़रा नोट कर लीजिए कि वारचार का मतलब ही वेरिएबल लेंथ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैंने यहाँ पर इसको वारचार रखा और मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ दी है 200, ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ PHP वर्सेस पर्ल, तो ये टोटल जो है वो 11 कैरेक्टर्स हैं, 11 डिजिट्स हैं। तो ये जब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 11 बाइट्स ही लेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 200 है। यानी ये जो स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है उसकी मैक्सिमम लेंथ 200 है, लेकिन अगर आप इसमें इस 200 से छोटा स्ट्रिंग देते हैं तो जितने स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने ही बाइट से मेमोरी पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी हर दफ़ा 200 नहीं करेगा, जितने रिक्वायर्ड होंगे सिर्फ उतने करेगा। 10 है तो सिर्फ 10 ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? मैंने यहाँ 255 होती। अच्छा जी, तीसरी टाइप जो है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिया और यहाँ पर मैंने इसको टाइप रखी है टेक्स्ट। टेक्स्ट की लिमिट नहीं होती, इसकी लेंथ नहीं जाती, इसमें आप अनलिमिटेड डेटा जो है वो टेक्स्ट इसमें स्टोर कर सकते हैं।
और इसकी लेंथ जो है वो भी वेरिएबल होती है, यानी जितने इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, उतनी ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 10 है तो सिर्फ इसको 10 बाइट्स ही चाहिए होंगी, 10 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपके पास 100 है तो 100 करेगा, 1000 है तो 1000 करेगा। मेजर डिफरेंस क्या हुआ फिर भाषा में और टेक्स्ट वो तो उसमें भी डाल सकते, टेक्स्ट बार चार सब में डाल सकते। अच्छा जी, फायदेमंद नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ज़रा इस पर दोबारा आता हूँ। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि फ़ायदा नहीं है कि हम टेक्स्ट यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो भी वेरी करती है, वेरिएबल है। जितने हम इसमें कैरेक्टर्स देंगे, जितने डिजिट्स देंगे, उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और इसमें लेंथ भी नहीं देनी पड़ रही। var में लेंथ देना मस्ट है, वरना आपका टेबल जनरेट नहीं होगा, और टेक्स्ट में लेंथ दी नहीं जाती। वो अनलिमिटेड जितनी आप उसमें स्पेस वो देंगे, कैरेक्टर्स देंगे, तमाम के तमाम वो स्टोर कर लेगा। ठीक है जी, तो अब बेहतर क्या है कि हम var यूज़ करें या टेक्स्ट यूज़ करें? नहीं, इसमें इसका नॉर्मलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम पहले इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डेट और डेट टाइम की फील्ड है। डेट है और डेट टाइम। डेट में सिर्फ आपके पास डेट आएगी, और डेट टाइम में आपके पास कंप्लीट डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। टाइम स्टैम्प है और टाइम है, ईयर है, इसके अलावा ब्लॉब है, मीडियम ब्लॉब है, टाइनी ब्लॉब है, लॉन्ग ब्लॉब है। ये ब्लॉब क्या चीज़ है इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ। और एक और टाइप है आपके पास, बूलियन है, बाइनरी है। अच्छा, बूलियन, इसको नोट कर लें ज़रा। बूलियन जिस तरह हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है, यानी सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, आइदर 1 या 0। तो इसमें सिर्फ ये दो ही बूलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स पे ही काम करता है, 1 या 0। तो कहीं पे आपको इस तरह के कोई फ्लैग्स रखने हो, फ्लैगिंग जहाँ पर करनी हो, तो वहाँ पर अमूमन हम जो टाइप लेते हैं वो या तो हम टाइनी इंट लेते हैं या बूलियन लेते हैं, यानी जिसमें एक कैरेक्टर हो, ट्रू और फॉल्स, 1 या 0 रखना है। अमूमन हम एक रखते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं जी, रख के देख लीजिएगा। आ रहे हैं, ठीक है जी। बूलियन के अंदर आपके पास जहाँ ट्रू और फॉल्स या 1 या 0 रखना हो, सिर्फ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जहाँ पे आपके फ्लैग्स रखने हो, जिस तरह आप जिन लोगों ने जुमला यूज़ की होगी, तो वहाँ पर वो पब्लिश और अनपब्लिश का एक आता है ना, तो वो पब्लिश और अनपब्लिश की जो बैकएंड पे फील्ड है वो बूलियन है। बाइनरी के अंदर आपके पास सिर्फ बाइनरी आएगी, 0 1 2 3, और उसकी लेंथ है। और इसी तरह वार बाइनरी है। खैर ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। एक और टाइप है यहाँ पर ईनम। किसी को पता है ये ईनम क्या चीज़ है? नहीं। यहाँ पर एक और टाइप मौजूद है मेरे पास। मैं जब किसी भी कॉलम के साथ उसकी टाइप डिफाइन करूँ, तो यहाँ पर एक और कॉलम मौजूद है, टाइप मौजूद है ईनम की। किसी को मालूम? जी, प्री डिफाइंड। हाँ, मैं डिफाइन करूँ, प्री तो नहीं हूँ जी, आप भी बता दें। ज़रा खड़े हो जाओ, मुझे चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा। जी जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पर आपके पास लिमिटेड वैल्यूज़ हो और आपके अपने यूज़र डिफाइंड हो, मतलब प्री डिफाइंड नहीं, मतलब हमने डिफाइंड करनी हो। जैसे लास्ट में हमारे पास सर्वे की एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास जो क्वेश्चन की टाइप्स थी, अगर वो हमने कहा था कि टेक्स्ट बॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्स होगा या कॉम्बो होगा। इन चार के अलावा पांचवी चीज़ इसमें
आ ही नहीं सकती। तो जहाँ पर इस तरह का सिनेरियो कि आपकी अपनी कांस्टेंट वैल्यूज हो और जो अनचेंज हो, मतलब आपको पता है कि 4 है तो 4 ही रहेंगी, वहाँ पर हम डेटाबेस में जब उसको रखते हैं तो उसकी टाइप enum डिफाइन रखते हैं, enum रखते हैं, enum से उसको बनाते हैं। ठीक है, इसको भी हम इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे तो मजीद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इसका जो पर्पज़ है, जहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हो, यूज़र डिफाइंड, और जो अनचेंज हो, मतलब कभी चेंज ही नहीं होनी, और 2-3 वैल्यूज़ हो। ऐसा नहीं 100 वैल्यूज़ को आप enum बना के रख दें, 100 वैल्यूज़ के ऊपर काम नहीं हो तो 2, 4, 3 वैल्यूज़ के ऊपर नॉर्मली ये हम enum टाइप जो है वो रखते हैं। 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 तक भी हो तो चल जाता है, बस इससे ज़्यादा तो। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेंगे। बचता है यहाँ पर अब ब्लॉब। टाइनी ब्लॉब है, मीडियम ब्लॉब है, लॉन्ग ब्लॉब है। अगर आपके पास आपने डेटाबेस के अंदर कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट, डॉक फाइल, कोई एक्सेल की शीट, कोई वीडियो फाइल, कोई ऑडियो फाइल अपने पास फाइल सिस्टम के बजाय डेटाबेस में स्टोर करनी है, यानी आप चाहते हैं जब मैंने फाइल अपलोड की तो मैं फाइल जो है वो फिजिकली कहीं सर्वर पे ना रखूँ, वो फाइल भी उठाकर डेटाबेस में रखूँ, चाहे वो पिक्चर हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, या कोई क्लिप हो, या कोई ऑडियो फाइल हो, XYZ कुछ भी हो, इस तरह का जो भी डेटा हो, उसके लिए ब्लॉब फील्ड इस्तेमाल करनी पड़ती है। वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, इसकी अच्छी खासी रेंज है, मैक्सिमम साइज इसका अच्छा खासा ही होता है। जीबीज तक लॉन्ग ब्लॉब जो है वो जीबीज तक चला जाता है। लेकिन जी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है ब्लॉब। नॉर्मली अच्छी प्रैक्टिस है भी नहीं यूज़ करना, लेकिन बस एक फीचर है, बताना तो है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इन्होंने अच्छा किया याद दिला दिया। हम ब्लॉब जो है ना, कभी भी इस तरह की हरकतें डेटाबेस के साथ नहीं करते। यानी कहने का मकसद ये कि हम कभी भी पिक्चर फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स या कोई ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। ऑल्दो कि आप रख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये कि आपको बिला वजह जो है वो डेटाबेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और इंक्रीज़ होगा तो लाजमी तौर पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। जैसे जैसे आपके डीबी का साइज़ इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आती है। इसीलिए फिर वो लोग जो है वो एक और सर्वर खरीदते हैं, सर्वर्स खरीदते हैं, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से जहाँ जहाँ आपके पास फाइल सिस्टम, मतलब इस तरह की जहाँ चीज़ें हो, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, तो आप इसको बेहतर है कि इसको फाइल सिस्टम है। यहाँ पे इसका पाथ रख लें कि मैंने यहाँ अपलोड किए, अब वो टेक्स्ट में हो सकता है। वहाँ से जब आप डिस्प्ले करें तो जब आप ये रो को फैच करेंगे, फैच करने का तो पाथ आपका होगा, फिजिकली पाथ आपको दे दें, एब्सोल्यूट पाथ, तो एक्सेस हो जाती है फाइल सिस्टम में रखें इंस्टेड ऑफ डेटाबेस। जी किस चीज़ की इंक्रिप्शन करनी हो? फॉर एग्जांपल हाँ नहीं, बंद कर सकते हैं। अगर इस तरह की वो है आपके पास कंडीशन तो हाँ इस तरह की। अच्छा, इसके अलावा एक और इसके अंदर जो नॉर्मली, अब मैं इसका यूजेस बताता हूँ, इसको कहाँ यूज़ करते हैं। नॉर्मली पिक्चर्स के लिए तो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम कभी कभार इस ब्लॉब को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिक्योर हैं, आप नहीं चाहते उसको एक्सेस करना, फाइल पे अपलोड, आपने फाइल सिस्टम पे अपलोड तो कर दिया, लेकिन वो फाइल सिस्टम में फिर भी कंपैरेटिवली इनसिक्योर होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसको डेटाबेस में डाल दें, और डेटाबेस में क्योंकि आपके पास पासवर्ड भी है, आप इसको इंक्रिप्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिक्रिप्शन सब चीज़ें कर सकते हैं। तो बेहतर ये कि फिर आप उस वहाँ पर इस तरह की अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ पर हम जो है इन चीज़ों को या इन इमेजेस को हम यहाँ पर रख लें ब्लॉब में। फाइल सिस्टम बिल्कुल
बहुत आगे चलेगा। इवन कोड भी कंप्रेस होकर रखा जाता है। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ तक हम आ गए थे। डेट जो है वो हम यहाँ पे डेट टाइम रख लेते हैं, डेट ही रख लेते हैं। डेट की भी लेंथ नहीं दी जाएगी क्योंकि डेट तो वो फिक्स है। इसके अलावा UID हमने यहाँ पर रखी थी जो कि हमारे पास प्राइमरी की थी, सॉरी फॉरेन की थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए टाइप्स के हवाले से। नहीं है जी? वार्ड चार में इनक्रिप्ट करके रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी रख दें इसमें, डैश या कुछ स्लैश रख दें। नॉर्मली इसमें ईयर मंथ डेट होता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो ईयर मंथ डेट है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर एक है स्टोरेज इंजन। MySQL के अंदर कितने स्टोरेज इंजन हैं अमूमन इंटरव्यू के अंदर एक सवाल किया जाता है। यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है InnoDB, इसके अलावा MySum है, मेमोरी है। नॉर्मली एक जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर वो MySum और InnoDB के हवाले से ही होता है। और नॉर्मली हम MySQL के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं टेबल इंजन टाइप, ये स्टोरेज इंजन, इसको हम टेबल इंजन टाइप भी बोलते हैं। टेबल इंजन, इसका टेबल इंजन क्या आप कॉमनली काफ़ी दफ़ा सुनेंगे। यहाँ पर दो टाइप्स जो हैं इंजन टाइप्स इस्तेमाल होती है MySQL के अंदर कॉमनली, MySum और InnoDB। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि डिफरेंस बिटवीन MySum एंड InnoDB। तो हम फिलहाल यहाँ पे इसको MySum बना रहे हैं, फिलहाल जो हमने ये टेबल जनरेट किया है। और इस टेबल की डिफ़ॉल्ट कोलेशन वगैरह हम कुछ नहीं चेंज कर रहे। सब कुछ करने के बाद हम इसको कहाँ पे जी कहाँ पे टाइटल लिखे? अच्छा, टाइटल UID फॉरेन की मेंशन किया नहीं आता, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है जी, ये हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। और इस टेबल को क्रिएट करने के बाद जो इसकी जो कमांड है, अगर आप इंटरफेस इस्तेमाल नहीं करते तो आपको ये कमांड अच्छी लगती है तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आप ये कमांड भी लिख सकते हैं। ये क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद उसके कॉलम्स, उसकी टाइप, उसकी लेंथ और उसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स जी वार। और इसी तरह ये कंप्लीट टेबल टेबल क्रिएट करने के लिए जिसकी नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर वो टेक्स्ट है दोबारा बता दीजिए, टेक्स्ट से सवाल किया है वार्ड की जगह टेक्स्ट भी यूज कर लेते। हाँ, ये अभी दो क्वेश्चन मैंने इसके आंसर्स नहीं दिए, एक तो वार्ड और टेक्स्ट का और दूसरा MySum और InnoDB का। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि हम दोबारा थोड़ा सा रिवर्स यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर वार्ड का क्वेश्चन जो पूछा था कि हर जगह हम टेक्स्ट ही इस्तेमाल क्यों ना कर लें। इसको ज़रा बहुत गौर से अच्छे तरीके से दिमाग खोल के सुन लीजिए। आंखें खोल के नहीं, दिमाग खोल के। आंखें तो खुली हैं आप लोगों की, हाँ सब चीज़ें खुली। वार्ड और टेक्स्ट, इन दोनों पे हम फुल टेक्स्ट सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट सर्चिंग क्या होती है इसको हम शायद डिस्कस कभी ना करें, लेकिन वो एक चीज़ होती है। दोनों पे फुल टेक्स्ट सर्चिंग अप्लाई की जा सकती है। जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, एक तो लेंथ का है,
एक डिफरेंस, varchar की आपको लेंथ बाउंड करनी पड़ती है, टेक्स्ट की कोई लेंथ नहीं है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, जो इससे बड़ा डिफरेंस है, varchar के ऊपर आप ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर नहीं कर सकते। ग्रुप बाय क्या होता है वो हम आने वाले वक्त में पढ़ लेंगे। टेक्स्ट के ऊपर आप ग्रुप बाय नहीं कर सकते। ग्रुप बाय क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। varchar के ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई किया जा सकता है, टेक्स्ट के ऊपर नहीं किया जा सकता। तीसरा जो डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस का है। varchar की परफॉर्मेंस टेक्स्ट के मुकाबले में 100 टाइम्स फास्ट है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। varchar बहुत फास्ट है, टेक्स्ट बहुत स्लो है। लेकिन दोनों पे फुल टेक्स्ट सर्चिंग होती है। बार बार मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि फुल टेक्स्ट सर्चिंग भी एक बला है। चलो इसको भी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक अब मजीद कोई क्वेश्चन, ये क्लियर है varchar और टेक्स्ट। अच्छा, अब आते हैं हम MyXam और InnoDB के ऊपर। InnoDB के अंदर आप सबसे पहला लिख लीजिए, ये पॉइंट्स आप भूल देंगे। InnoDB के अंदर आप ट्रांजैक्शन सपोर्ट ले सकते हैं। ट्रांजैक्शंस की सपोर्ट InnoDB में मौजूद है। ट्रांजैक्शंस, और इन अदर वर्ड्स इसको हम InnoDB को TST टेबल्स भी कहते हैं, सॉरी TST ही कहते हैं, ट्रांजैक्शन सेव टेबल। ये सपोर्ट है आपके पास InnoDB के अंदर। ठीक है जी, InnoDB के अंदर आपके पास ट्रांजैक्शन सेव टेबल की सपोर्ट है। InnoDB के अंदर आपके पास कंस्ट्रेंट्स की सपोर्ट है, जिसको हम इन शॉर्ट स्टेम एंड लीफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्टेम एंड लीफ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कंस्ट्रेंट्स वगैरह, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट होते हैं, वीक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, 3-4 टाइप्स के होते हैं। जिन्होंने बैचलर्स में RDBMS पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा ये। MyXam में ये दोनों नहीं होते। MyXam के अंदर इन दोनों की सपोर्ट नहीं होती, ना ट्रांजैक्शंस की सपोर्ट है ना कंस्ट्रेंट्स की सपोर्ट है। अच्छा, MyXam अगर इतना ही बुरा है तो उसमें कुछ तो खासियत होगी। MyXam में फुल टेक्स्ट सर्चिंग की सपोर्ट है, InnoDB में नहीं। InnoDB के अंदर फुल टेक्स्ट कॉलम आप बना नहीं सकते। अभी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अनोखी होंगी कि पता नहीं क्या सर बोल रहे, ट्रांजैक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फुल टेक्स्ट सर्चिंग क्या होती है। नहीं जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। डेटाबेस के अंदर जब आप सर्च करते हैं किसी रिकॉर्ड को, किसी भी तरीके से लेना चाहिए, बाइनरी सर्च, किसी तरीके से भी करें। तो एक रिकॉर्ड पे देखने का फिर फुल टेक्स्ट सर्चिंग फिर डिस्कस कर लीजिए, पर्सनल कर लीजिए। चलिए कोशिश करेंगे, शायद फुल टेक्स्ट सर्चिंग बता दूं, कोशिश करेंगे, वादा नहीं कि उसी। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन, इसको ज़रा समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन आपके पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ATM, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ। आप ATM से ट्रांजैक्शन करने का, आपने जब अपना कार्ड इंसर्ट किया, उसके बाद पिन कोड डाला, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई नहीं, मतलब आपने जब अपने रिक्वायर्ड अमाउंट डालने के बाद एंटर किया
ट्रांजैक्शन हुई थी, किसी वजह से, किसी भी पावर फेलियर की वजह से या किसी और वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैकएंड पे माइजम टेबल इंजन हो, तो जब तक आपको पैसे ना मिल रहे हैं, यानी जैसी अगर आपके पास माइजम है तो उसने अपडेट किया कि जिन्होंने 5,000 अपने अकाउंट से निकाले, उसने अपडेट की क्वेरी चलाई, आपके अकाउंट में डिडक्ट हो गया, 5,000 इन्होंने निकाल लिए, लेकिन आपको पैसे मिले नहीं, बीच में लाइट चली गई। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, होता भी। तो अगर आपके पास माइजम है तो आपके 5,000 डिडक्ट हो गए, लेकिन अगर आपके पास InnoDB है तो यहाँ पर डिडक्ट नहीं हुए, क्योंकि इसमें रोल बैक और कमिट की फैसिलिटी होती है। जब आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो फाइनली हम करते हैं कमिट होने के बाद वो फाइनली आपके पास होता है कि जी वाकई ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। और अगर मीनवाइल कमिट नहीं मिले तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाती है। जो आपने क्यूरीज रन की होती है, ट्रांजैक्शन हम क्यूरीज रन करने को कह रहे हैं, जितनी क्यूरीज आपने रन की, जब तक उसको कमिट नहीं मिलता, फाइनली एक और इसमें कमांड होती है कमिट की, कमिट नहीं मिलता तब तक वो कंप्लीट नहीं करता अपने ऑपरेशन को। और अगर वो किसी वजह से फेलियर हो जाए एक सर्टेन टाइम के बाद, तो वो रोल बैक कर देता है। ये InnoDB में सपोर्ट है ट्रांजैक्शन सेव की, माइजम में नहीं। दूसरी चीज़ ये कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, आपके पास स्टेम और लीफ का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की जो होती है। हमने लास्ट टाइम ये जो सर्वे की एग्जाम्पल ली थी, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस की प्राइमरी की आपके पास ऑप्शंस में जाकर एज अ फॉरेन की ट्रीट हो रही थी। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें, जब हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे पास क्वेश्चंस से, क्वेश्चंस की प्राइमरी की हमारे पास ऑप्शंस के टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की आ रही थी। अगर मैं चाहूँ ये जो फॉरेन की है, जो कौन सा टेबल के अंदर है, मैं अगर यहाँ पर मेरे पास एक QID थी जो इसकी प्राइमरी की थी, ऐसे ही बनाया था हमने टेबल। और यहाँ पर ये QID मौजूद थी जो कि फॉरेन की थी। ठीक है जी, QID दोनों में मौजूद है, यहाँ पर प्राइमरी की है और यहाँ पर फॉरेन की है। इन अदर वर्ड्स, इसका जो रिलेशन है प्राइमरी की का इस फॉरेन की के साथ है। अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे पास कंस्ट्रेंट्स की सपोर्ट है, तो मैं डायरेक्ट ये प्राइमरी की डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टेम है, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं वो दूसरे ऑप्शन के टेबल में मौजूद है। यानी जो इसके लीव्स हैं, यानी जिनका इनसे रिलेशन बना हुआ है, क्वेश्चन का ऑप्शंस के साथ रिलेशन है, यानी जब तक आपके ऑप्शंस डिलीट नहीं होंगे मैं रूट क्वेश्चन डिलीट नहीं कर सकता। स्टेम जो है वो क्वेश्चन के अंदर पड़ी हुई QID है जो कि प्राइमरी की है, यानी मैं डायरेक्ट, इन शॉर्ट, मैं डायरेक्ट प्राइमरी की को डिलीट नहीं कर सकता अगर उसका रिलेशन दूसरे टेबल्स के साथ मौजूद है, और अगर उसके लीव्स उन टेबल्स में मौजूद जब तक होंगे तब तक मैं इसकी प्राइमरी की को डिलीट नहीं कर सकता। ये चीज़ कंस्ट्रेंट, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट्स है। जी जी बिल्कुल, डायरेक्ट सरदार को नहीं मार सकते, बादशाह को नहीं मार सकते जब तक आप उसके प्यादों को ना मार लें। शतरंज ड्रॉप या वो तो जो भी थी। हाँ जी, ट्रांजेक्शन की बात है कि हो चुका है कि आपने पेमेंट आपके पास रिसीव नहीं हुई, लेकिन आज आपको वो डेवलपर का भंड होगा, डेवलपर जिसमें है पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई, आपको बाय हैंड कैश रिसीव नहीं होता, वहाँ पर उनकी भी चली जाती है कि आपका सबमिट हो गया। और ये किस तरीके से होता है कि आपका कैश रिसीव हो गया, वहाँ पर पता चल जाता है फाइनली कमिट हो जाता है ना, जैसे ही कंप्लीट हो गया तो कमिट होती है, आकर कमांड, हाँ सक्सेसफुल की कमांड आती है, फिर वो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती है, वरना ऑन होल्ड रहता है।
ठीक है जी, ये चीज़ होती है कंस्ट्रेंट्स। और फुल टेक्स्ट सर्चिंग आपके पास ये है कि जब आपके पास, इसको भी ज़रा इतना ही इंट्रोडक्शन इसका भी समझ लें। मेरे पास एक डेटाबेस है, उसमें एक कॉलम है, फॉर एग्जांपल टाइटल ही। ये मैंने अभी यहाँ पर जो डेटाबेस क्रिएट किया है, इसमें मैंने जो टाइटल की फील्ड रखी है, इस टेबल के अंदर लेट सपोज 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो 10 मिलियन है या 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, और मुझे एक टाइटल सर्च करना है, लेट सपोज PHP। इस कॉलम के अंदर, इस फील्ड में मैं सर्च करता हूँ, जो क्यूरी लिखी जाती है, क्यूरी भी अभी हम लिख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। क्यूरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को, जो मैंने किसी ने भी एंटर, आपकी साइट के ऊपर, गूगल के ऊपर कोई गया, उसने जाके कोई भी अपना रिक्वायर्ड PHP 5 लिखा और एंटर कर दिया, विद इन माइक्रो सेकेंड वो आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड निकाल के ला के दे देता है। अच्छा, आप गूगल की बात करें तो उसका डेटाबेस में खाली ट्रिलियंस, पता नहीं हज़ारों मिलियंस बाइट्स, पता नहीं कितने जीबीज पे होगा, और उस इतने बड़े रिकॉर्ड सेट में से वो इतनी क्विक सर्चिंग करके जो आपको ला देता है विद रिस्पेक्ट टू योर कीवर्ड, जो आप कीवर्ड उसको सर्चिंग के लिए दे रहे हैं, उस रिस्पेक्ट से आपको रिकॉर्ड जो है वो इतने कम टाइम के अंदर सर्च करके ला देता है। ये चीज़ फुल टेक्स्ट सर्चिंग है। आप फुल टेक्स्ट इंडेक्स या इंडेक्सिंग और सर्चिंग यही कहलाती है। फुल टेक्स्ट इंडेक्स और फुल टेक्स्ट सर्चिंग जो है वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, फिर उसमें बैकएंड पे टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथम्स लगते हैं, बहुत सारे पीछे ट्रीज जनरेट होते हैं, उसके ऊपर भी फास्ट रहती है, बहुत फास्ट रहती है। हमारे पास तो चल रहा है। ठीक है जी, ये फुल टेक्स्ट सर्चिंग होती है या फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग। इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, इंडेक्स बैकएंड पे वर्क क्या करते हैं, कभी आपसे कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप इंटरव्यू में जाए वो बोले अच्छा जी ठीक है फुल टेक्स्ट, अब वो सर्चिंग या इंडेक्स तो मैंने क्रिएट कर दिया, बैकएंड पे वो क्या करता है। इसको मैं आपको बहुत एक जर्नल एग्जांपल दे देता हूँ इंडेक्सिंग के हवाले से। ये जब आप किसी कॉल में, मैं ये कहता हूँ कि इस टाइटल को आप फुल टेक्स्ट इंडेक्स बना दें। ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए एक कमांड है, वो आप लिख दीजिए, या इसी को ऑल्टर करके आप फुल टेक्स्ट बना सकते हैं। उसके बाद होगा क्या, जैसा देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस ये बता रहा है अभी, ये नीचे ये आपके पास इंडेक्सेस आ रहे हैं। प्राइमरी की इस वक्त जो है वो आपके पास ये SID, ये एक इंडेक्स आपके पास मौजूद है। प्राइमरी की डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स होता है, प्राइमरी की जो है वो डिफ़ॉल्ट में इंडेक्स होता है। फुल टेक्स्ट इंडेक्स नहीं होता, लेकिन इंडेक्स होता है। अब मैं चाहता हूँ इस टाइटल को भी फुल टेक्स्ट इंडेक्स बना दूँ, तो बैकएंड पे ये काम क्या करेगा, इसकी मैं आपको बहुत जर्नल एग्जांपल देता हूँ कि ये बेसिकली बैकएंड पे करता क्या है। किसी के पास कोई बुक है इस वक्त, कोई सी भी बुक, कोई भी बुक PHP की, जावास्क्रिप्ट या CSS, कोई भी XYZ कोई बुक है किसी के पास? ये मेरे पास बुक है, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो चैप्टर है वो खोलना है। ये बुक है मेरे पास, इसमें से मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो चैप्टर है वो खोलना है। तो मैं आपको, अगर मैं बुक दूं तो आप क्या करेंगे, किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के चैप्टर पे जाएंगे? तो आप सबसे पहले इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, उसके अंदर जो पेज नंबर लिखा हुआ होगा बेसिकली वो उसका इंडेक्स है, एड्रेस है। यही काम यहाँ पर होता है। ठीक है जी, यही काम, सेम काम, ये काम यही करता है। ये एक ट्री मेंटेन करता है। कभी आप इसको रीड कर लीजिएगा, विकीपीडिया पे जाके आपको हज़ारों इसकी ट्यूटोरियल्स और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो उनको आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन बैकएंड वर्क जो है ये एक ट्री मेंटेन करता है, और उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिस तरह A है, A से रिलेटेड जितने होंगे उनको इंडेक्सिंग करके अपने पास ये सेम टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में अपने पास एक ट्री मेंटेन करके रखता है। कल को कोई आके आपसे बोले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये उस इंडेक्स में देखते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस पेज पे, वो आपको रिजल्ट सेट रिटर्न कर देता है। जी जी बिल्कुल सेम जी। ठीक है जी, ये आपका फुल टेक्स्ट सर्चिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है। अच्छा जी, वापस हम यहाँ पर आते हैं।
हमने यहाँ पर भी एक टेबल बनाया था सर्वे, इसमें मैं कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ। PHP वर्सेस पर्ल। तो देखिए मैंने यहाँ पर जब रिकॉर्ड सेव किया है, मैंने यहाँ पे दोबारा, मैं अगर जिन्होंने नहीं देखा दोबारा एक दफ़ा देख लें, मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी, उसके बाद इसको ओके किया, यहाँ UID दी। अच्छा, जैसे ही मैंने इस रो को चेंज किया है तो मेरे पास ये जो SID है ये ऑटोमेटिकली पहले 1 हुई थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली अब ये 2 हो गई। मैं एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, PHP और उसके बाद मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो ये अब ऑटोमेटिकली 3 हो गया। तो वो वहाँ पर जो हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था इस फील्ड को, SID को, अगर आपको याद हो, हमने SID को एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट में होता है कि आप इस फील्ड की वैल्यू ना भी दें, जैसे ही आप इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली +1 होके, प्रीवियस से +1 होके इसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह 2 थी तो +1 होके 3 और 3 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट नहीं, नहीं, एक ही इंक्रीमेंट ही होगा। ऑटो इंक्रीमेंट का ही इसमें क्लॉज होता है और कुछ नहीं, डिक्रीमेंट होता ही नहीं। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर डालना है, मैं चाहता हूँ कि भाई 10 डाल दूँ तो आप 10 डाल दीजिए। आप 1 2 3 इसकी ऑर्डरिंग नहीं चाह रहे तो ये 10 से हो जाएगा। नेक्स्ट 4 होगा। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट 4 होगा जी। ऑटो इंक्रीमेंट का जो अपने पास वो जो मेंटेन कर रहा है उसके पास तो 3 है ना अभी तक, लेकिन जब ये 9 पे आएगा तो 9 के बाद डायरेक्ट 11 करेगा फिर, क्योंकि 10 ऑलरेडी इसके पास मौजूद होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब हमने प्राइमरी की बनाई थी, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए गौर से, अब हमने जब प्राइमरी की बना दी है, अब मैं यहाँ पर अगर रिकॉर्ड 1 इंसर्ट करना चाहूँ दोबारा, मैं इस SID के अंदर दोबारा से 1 इंसर्ट करके इसको सेव करने की कोशिश करूँ, सेव करना चाहूँ तो ये मेरे पास MySQL एरर आएगा और ये कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज फॉर 1, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 मौजूद है, इस वजह से ये आपको इसमें इंसर्ट नहीं करने दें। अच्छा, 11 आ रही है भाई, 10 नहीं, 10 के बाद 11 ही आ रही है। या तो फिर ये लास्ट वो देख रहा है प्राइमरी की का। नहीं, अच्छा, बहरहाल ये हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब इसके बाद हम वापस यहाँ पर आते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक क्यूरीज हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान सी। यही काम अगर आपको अपने स्क्रिप्ट के थ्रू करना है इस टेबल के अंदर, तो इसके लिए देखिए, आप डेटाबेस में टेबल के ऊपर 4 ही काम परफॉर्म कर सकते हैं। या तो आप टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर व्यू करेंगे। इन 4 के अलावा सर्च भी तो व्यू ही है ना, मतलब अपने क्राइटेरिया के ऊपर सर्च करने के बाद व्यू करेंगे आप उसको। इन 4 के अलावा कोई और 5वां काम आप डेटाबेस के ऊपर, टेबल के ऊपर परफॉर्म कर नहीं सकते जी। CRUD ऑपरेशंस।
इसको CRUD भी कहते हैं। अच्छा, अभी इन कामों को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो क्यूरीज हैं उनका सिंटैक्स देख लीजिए। इंसर्ट अगर आपको करना है टेबल के अंदर, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम दिया जाता है। हमारे पास टेबल नेम जो है वो सर्वे। उसके बाद कॉलम्स दिए जाते हैं, किन किन कॉलम्स में आपको डेटा जो है वो इंसर्ट करना है। हमारे पास SID है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डेट है एंड UID है। उसके बाद वैल्यूज लिखा जाएगा। वैल्यूज के बाद वो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि SID जो है वो, तो जब आप क्यूरीज के थ्रू अपने पास डेटा इंसर्ट करेंगे तो ऐसे कॉलम्स जो ऑलरेडी प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसकी जगह आप नल दे दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं है कि लास्ट उसमें ID क्या चल रही है, तो किससे अपडेट होना है, यानी अपडेटेड ID अब कौन सी, तो आप उसकी जगह नल दे दीजिए। और चाहे तो जब आप इंसर्ट करें ये कॉलम ना भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइमरी की का कॉलम आप इस जगह पर ना भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर दे दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दें तो उसकी जगह आप कोई वैल्यू ना दें, नल दें। उसके बाद आपको टाइटल देना है, टेक्स्ट। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, सर डेट के लिए हमारे पास एक MySQL के अंदर एक फंक्शन है नाउ का, ये आपके सिस्टम की करंट डेट रिटर्न करता है, यानी इसकी जगह जो है वो आपके पास करंट डेट आ जाएगी, नाउ और उसके बाद 2 ये राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद एक ID। ये इंसर्ट का बेसिक सा सिंटैक्स है SQL का। ये SQL है। SQL जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। MySQL योग है ये, MySQL योग। किसमें नहीं, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। नहीं जी, ये पेड है। ये MySQL योग जो है ये, इसका इंटरप्राइज वर्जन जो है वो पेड है। मैंने कहाँ से लिया था? ऑफिस से लिया था। पता नहीं। अच्छा जी, ये इंसर्ट की क्यूरी देख लें, बाद में इसको डिस्कस कर लीजिएगा, पायरेटेड है या पैच है। जी नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड ये कि जो इसके इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इनको आप कैपिटल में लिखें। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो क्यूरी है इसको ज़रा एक दफ़ा फिर गौर से देख लीजिए। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कॉलम्स देंगे। अच्छा, जिन जिन कॉलम्स में आपको डेटा इंसर्ट करना हो सिर्फ वही नाम भी दिए जा सकते हैं और तमाम कॉलम्स के नाम भी दिए जा सकते हैं। और अगर आपको तमाम कॉलम्स में ही इंसर्ट करना है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप इसको ना भी लिखें तो भी ये क्यूरी सही है। स्पेसिफिक आप कॉलम्स के नाम भी दे सकते हैं, यानी आपको सिर्फ 2 कॉलम्स में इंसर्ट करना है तो आप सिर्फ उसके नाम दे दीजिए और उसका डेटा दे दीजिए। अगर आपको तमाम कॉलम्स में इंसर्ट करने हैं तो तमाम कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हैं और चाहें तो ना भी लिखें। डायरेक्ट इंसर्ट इनटू टेबल, डायरेक्ट वैल्यूज करके आप तमाम कॉलम्स की, लेकिन सीक्वेंस में देना पड़ेगा आपको। अब की दफ़ा अगर आप ये कॉलम्स नहीं लिखते, ये जो मैंने यहाँ लिखे थे पहले,
ये नहीं लिखता तो आपको सीक्वेंस में डेटा देना पड़ेगा, यानी जो टेबल की सीक्वेंस है कॉलम्स की, कि पहले आपके पास SID है, उसके बाद देन टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डेट है और UID है, तो आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ये कॉलम्स यहाँ पर नहीं देते। अब यहाँ पर आप कॉलम्स की, मैंने कॉलम्स के नाम लिख दिए और ये आपके पास क्यूरी बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए वो ये कि मैंने जब यहाँ पर डेटा दिया है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, तो इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखना है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपके पास डेटाबेस के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन की टाइप वार्चार या टेक्स्ट या कैरेक्टर थी, लिहाजा टेक्स्ट वार्चार या कैरेक्टर को जब आप इंसर्ट करेंगे विद क्यूरी तो आपको सिंगल कोड या डबल कोड के साथ इनक्लोजिंग में उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इस क्यूरी को आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत आसान सा फंक्शन है MySQL_query। कनेक्शन हम ऊपर इस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसको आप सिर्फ क्यूरी दे दीजिए, आपके पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। MySQL_query, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं तमाम क्यूरीज का सिंटैक्स ज़रा जल्दी से लिख लूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बतानी है ताकि टाइम हमारे पास बच जाए। अपडेट के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है, अच्छा ये इंसर्ट में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये MySQL_query, ये इस क्यूरी को देखें, अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, ये एक तरह से एक स्ट्रिंग ही है, ये तो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया ना, लेकिन अब इस क्यूरी को आपको अपने पास MySQL सर्वर पे यानी अपने डेटाबेस सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है ताकि ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास MySQL_query का मेथड है जो आपके डेटाबेस के ऊपर ये एग्जीक्यूट कर देगी जी। उस पर भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। डेट दे दें, वो एग्जैक्टली यहाँ डेट डाल दें, स्ट्रिंग में करें, स्ट्रिंग के अंदर डेट करके डाल दें। अच्छा, डेट भी जो है वो स्ट्रिंग में जाएगी। डेट का फॉर्मेट क्या है? ईयर, मंथ, डेट जी। नाउ टाइम भी रिटर्न करेगा। मैं आप अगर डेट थी तो सिर्फ इसमें से डेट निकाल के वो स्टोर करेगा। अच्छा जी, अपडेट के अंदर आपका जो सिंटैक्स है, अपडेट टेबल नेम, हमारे पास जो अभी फिल वक्त टेबल एक ही है तो फिलहाल हम इसी की बात कर लेते हैं। अपडेट टेबल नेम, उसके बाद आपके पास जो कॉलम आपको अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम जो आपके पास जिसको अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे टाइटल को अपडेट करना है और चेंज करना है मुझे अपडेटेड, मुझे टाइटल ये रखना है, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट, यहाँ पर आएगा आपके पास कॉलम नेम, जिस कॉलम को आपको अपडेट करना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू, अपडेट टेबल नेम, देन सेट कीवर्ड है, और उसके बाद कॉलम्स देते हैं आप, ये कॉलम नेम है, और उसके बाद उस कॉलम की वैल्यू। मल्टीपल कॉलम्स अगर आपको अपडेट करने हैं तो यहाँ आप कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल कॉलम्स दे दीजिए। ठीक है, सेट पहले वो टाइटल करेगा, देन उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन को करेगा। अभी बता रहा हूँ, मैंने सेट टाइटल किया है और डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी ये डिफाइन नहीं किया कि मुझे किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दूं तो आपकी नौकरी गई खड्डे में। ठीक है जी, ये करेगा ये कि जितने रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर होंगे तमाम के तमाम अपडेट हो जाएंगे, और अगर सब अपडेट हो गए तो अगर तो बैकअप हुआ तो आपकी नौकरी बच जाएगी, नहीं तो आप जी नहीं, माइजम में रोल बैक नहीं है भाई नहीं है। एक दफ़ा ये तीर कमान से निकला तो गया।
है InnoDB, लेकिन InnoDB के अंदर भी अगर आपने डायरेक्ट जाके ये अपडेट क्यूरी इंटरफेस से चला दी क्या। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपको बताने कि स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड या मल्टीपल या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स अपडेट हों। ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक रिकॉर्ड या जो रिकॉर्ड मैं कहूँ सिर्फ वो अपडेट हो, तो हमारे पास इसके अंदर कंडीशन दी जाती है जिसमें एक क्लॉज लगता है वेयर का। वेयर मैं कहता हूँ वेयर ID इज इक्वल्स टू 10, जिसकी ID 10 हो सिर्फ उस रिकॉर्ड को अपडेट करो और उसका टाइटल ये वाला रख दो जो मैंने दी है वैल्यू, और उसके डिस्क्रिप्शन को ये रख दो जो मैंने उसकी वैल्यू दी है। वेयर ID इज इक्वल्स टू 10, जिसकी ID 10 होगी सिर्फ उसका रिकॉर्ड अपडेट होगा, पूरा टेबल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप ID ही दें, किसी भी कॉलम के ऊपर आप दे सकते हैं, UID हो, टेक्स्ट हो, वॉटेवर जो भी हो, वेयर ID इज इक्वल टू दिस। और आप एक से ज़्यादा कंडीशंस भी दे सकते हैं, वेयर ID इज इक्वल टू दिस एंड UID इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि जहाँ ID 10 हो और जिसकी UID भी 10 हो तो सिर्फ उस रिकॉर्ड को अपडेट करना। मतलब ये दोनों कंडीशंस को वो करेगा जी। ये एक तरह से आपके पास एंड, ये एंड वही है जो हमने PHP के अंदर बचपन में पढ़ा था कि उसके अंदर जो है वो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है जी। और भी लग सकता है ये, और एग्जैक्टली है, और तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो वो उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। ठीक है जी, ये अपडेट का सिंटैक्स है। अपडेट टेबल नेम, देन आप सेट कीवर्ड लिखने के बाद अपने तमाम कॉलम्स लिख दें, उनकी वैल्यूज दे दें जो जो आपको अपडेट करनी है। उसके बाद आप अपनी कंडीशन दे दें कि पर्टिकुलर आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। और इस क्यूरी को भी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास सेम फंक्शन मौजूद है, MySQL_query, और यहाँ पर हम देते हैं अपडेट क्यूरी। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? नो सर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिलीट है। अगर मुझे रिकॉर्ड्स को, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से फिलहाल एक ये UID का चेक हटा रहा हूँ। डिलीट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, हमारा टेबल नेम है सर्वे। सिर्फ इतनी क्यूरी अगर आप चलाते हैं तो फिर नौकरी गई आपकी, अब तो लात भी पड़े। तो ये पूरा टेबल डिलीट फ्लश कर देगा, ख़त्म। डिलीट फ्रॉम टेबल, तो इसमें आपको अगर कंडीशन नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को दे तो आप दीजिए वेयर इट्स सपोज ID इज इक्वल टू 11। तो सिर्फ वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसकी ID जो है, जैसे एक रॉ डिलीट होगी, सिर्फ एक कॉलम डिलीट नहीं होगा, पूरी डिलीट जो है वो पूरी रो होती है। और रो किसको कहते हैं हम? ये एक आपके पास पूरी एक रो है, मतलब ये तमाम ये जो एक रो के रिकॉर्ड्स हैं ये एक रो है, ये पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कनेक्शन खोल क्यों रहे हैं आप? नहीं, जो इसके जो ऊपर जो लास्ट कनेक्शन इसको खुला होगा ना उस पर डिलीट करेगा। जो लास्ट सबसे लास्ट इंस्टेंस होगा ना डेटाबेस का, उसके ऊपर डिलीट करेगा। तो मल्टीपल क्यूरीज चलेंगी डिलीट करने के लिए। हाँ, हमारा मल्टीपल टेबल्स हैं तो मल्टीपल टेबल्स में से आपको डिलीट करना पड़ेगा।
आज तो सर सैयद वाले नहीं है, फिर भी इतना शोर हो रहा है। ये बीच में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये मुस्तकिल मुझसे पूछ ले क्वेश्चन। हाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। नहीं आप तो बातें नहीं कर रहे, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं आपको तो जानता हूँ। आपके जो आगे जो 1-2 रोज है ना। कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले जी। जी सर्वर का टाइम जो होगा नाउ, जो मेरे पास इस मशीन का टाइम है, मतलब उस सर्वर का जहाँ पे वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ये नाउ जो है इस वक्त जो मेरे पास जो टाइम आ रहा है वो इस वक्त मेरी मशीन का टाइम आ रहा है जहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ उस सर्वर का जो शेयर होस्टिंग। ठीक है। अगर आपको क्लाइंट का टाइम चाहिए तो वो भी मिल जाता है। भारत डिलीट का सिंटेक्स जो है वो ये है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, देन उसके बाद आप उसमें वेयर कंडीशन, ये भी एक तरह से ये कंडीशन, ये वेयर ID = 11, ये सिर्फ उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा और उसको इस डिलीट की क्यूरी को भी एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सेम MySQL_query का मेथड है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा इसको हम चला के भी एक दफ़ा चला लें, इस पूरी स्क्रिप्ट को इसको चला लेते हैं ताकि इसका जो है इम्पैक्ट हम डेटाबेस में देख भी सकें कि आइदर कि ये मैंने सही भी लिखी है नहीं लिखी। कहाँ पे? ऊपर दिया तो है DB का नाम सर्वे टूल कर दिया था। ठीक है जी। जी ये अगर Oracle के डेटाबेस से कनेक्ट करना हो किस तरह से होगा? उसके लिए अलग तुमको कैसे पता चलेगा ये कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करेगा? ये देखिए MySQL_connect मीन्स MySQL ही कनेक्ट होगा। उसके लिए दूसरा फंक्शन Oracle के लिए अलग है, MS SQL के लिए अलग है, SQLite के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग ODBC के लिए अलग है। नहीं हम सिर्फ यहाँ हमारा जो वो है स्कोप है वो MySQL तक ही है। वो अगर आपको आप मुझे ईमेल कर दिए, मैं आपको कनेक्शन इसकी सारी चीज़ें भेज दूँगा। जी नहीं HDSQL तो एडिटर है। अच्छा जी, हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक दफ़ा। ये एग्जीक्यूट हो गई और उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट यहाँ डेटाबेस के अंदर देख लेते हैं। नहीं काम तो कर रहा है हमारी स्क्रिप्ट। क्या चीज़ नहीं दिया? किसको? डिलीट फ्रॉम कहाँ पे? एक मिनट। फ्रॉम सर्वे कोड में सर्वे जो होगा ना वो सिंगल कोड है। टेबल का नाम ये वो सिंगल कोड नहीं। एक मिनट अच्छा मुझे देख लेने दो, मुझे देख लेने।
अभी हम इसको डिबग कर लेते हैं, 1 मिनट सब्र करें। डीबी नेम दिया तो हमने सर्वे 2, हम डायरेक्ट देते हैं। Review. Insert लास्ट तो नहीं हो रहा। अच्छा 1 मिनट, हम डिलीट की कमांड को फिलहाल रोकते हैं, जरा हो सकता है डिलीट हो गया। अच्छा लेकिन इंसर्ट तो हमारा सही होना चाहिए ना। हैं चलो खैर है, डिलीट होने दे। एक डिलीट तो हो गया, इंसर्ट नहीं हुआ। अच्छा जी, हम इंसर्ट की क्यूरी को पहले डिस्प्ले करवा लें ताकि हमें पता चल जाए कि क्यूरी जो हमने सही लिखी है वह गलत है। इसी तरह हम अपडेट को भी प्रिंट करवा लेते हैं फॉर श्योर कि हमने सही लिखी है कि नहीं। नहीं जी है, एरर लॉग देख सकते हैं MySQL की जी। नहीं जी, ब्रेक पॉइंट नहीं लगते इसमें। अच्छा जी, इसको हम एक दफ़ा प्रिंट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। ऐसे हमारे पास इंसर्ट की जो क्यूरी है वो ये है, इसको हम डायरेक्ट इस इंटरफेस के ऊपर भी चला के देख सकते हैं कि हमने गलत तो नहीं चलाई। हमारे पास इस पे एक एरर है, कहाँ पर है, SID टाइटल कॉलम हमारे पास सही थे। दोबारा चलाएं, 1 मिनट। ये DESC, हाँ शायद यही मसला है, DESC का ही। एक मिनट रुक जाए, देख ले। अच्छा 1 मिनट, हाँ वो DESC का मसला है। DESC जो इसका कीवर्ड है डिसेंडिंग का, इस वजह से वहाँ मसला कर रहा है। इसको हम 1 मिनट चेंज कर लेते हैं। इसको नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलता। नहीं ये स्मॉल में भी काम करता है। DESC इसके जितने भी इस तरह के कीवर्ड्स हैं वो तमाम इस तरह केस इनसेंसिटिव है। डिस्क्रिप्शन रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑल्टर कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है जी, ये रखिए। चलें ठीक है, यही रखी हमने DSC CRPDA।
चले अभी सेम हो गई, स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, वापस हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। अपडेट, हाँ अपडेट में भी सही करना पड़ेगा हमें, यही नहीं ना। ठीक है जी। अच्छा, फिलहाल मैं ज़रा इस डिलीट के कोड को बंद कर रहा हूँ। ये आपके पास एक इंसर्ट हुआ रिकॉर्ड और हमने SID 10 को जो है वो अपडेट किया है। हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड्स हैं वो इंसर्ट हुए और SID जिसकी 10 है इसको हमने अपडेट कर दिया। वो डिस्क्रिप्शन क्योंकि DESC इसका अपना कीवर्ड है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है, इस वजह से उसके ऊपर एरर आ रहा है। नहीं, 3 दफ़ा चला है, 2-3 दफ़ा चला है, एक दफ़ा फिर चला देते हैं, एक और हो जाएगा, एक ही दफ़ा होगा। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और वो ऑलरेडी अपडेटेड जो है सब डिलीट भी कर देते हैं। 12 कर दें, चलिए 12 कर देते हैं। ये 12 जो है वो आपके पास 12 जो वो डिलीट हो गया और एक और इंसर्ट आपके पास हुआ। ठीक है जी, तो आपके पास ये जो है सिंटैक्स जो है वो सही है जी। हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग या क्यूरीज? जी जी, हाँ बिल्कुल डिफाइन में भी होते हैं और यहाँ तो होते ही नहीं है, मतलब ये तो हमने फाइल में रखा है। जी, कैसे चेक करेंगे मतलब? हाँ, एक दफ़ा जब आप लोकल, तो डेवलपमेंट तो आप एक दफ़ा लोकल PC पे करके फिर आप लाइव करते हैं ना। लोकल पे सारी टेस्टिंग वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप अपने कोड को लाइव करेंगे ना। जैसे हमने यहाँ डिबग कर लिया कि जी क्यूरी में मसला है, क्यूरी फिक्स कर दी, अब ये वाला कोड आपने लाइव कर दिया। ऐसा तो नहीं, विदाउट टेस्टिंग तो आप कभी भी कोई चीज़ लाइव नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, इसको मैं बताऊँगा, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, एक और फाइनल इसकी जो लास्ट क्यूरी, इसको ज़रा देख लें, हमारे पास टाइम भी कमी है। इसके लिए सिलेक्ट कि आपके पास कमांड है, ज़रा डिस्टर्बेंस ख़त्म कर दें। सिलेक्ट, अब आपके पास यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, अब आपको रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं। देखिए अभी तक हम जो काम कर रहे थे ये सिर्फ क्यूरी एग्जीक्यूशन तक महदूद थे। क्यूरी एग्जीक्यूट कर दिया आपने, आपका काम जो है वो फिनिश हो गया। आइदर वो इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, सिर्फ आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है और क्यूरी एग्जीक्यूशन के ऊपर आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। सिलेक्ट के अंदर आपके पास 2 काम करने पड़ते हैं आपको। एक तो क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करना है और फाइनली उस क्यूरी का जो रिजल्ट है उसको आपको फेच करके डिस्प्ले पे भी लेके आना है, यानी फेच भी करना है। एक तो क्यूरी एग्जीक्यूशन और दूसरा फेचिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके जो एक क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक, जिसका जो सिंटैक्स है वो ये है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। स्टैटिक का मतलब इस टेबल के तमाम कॉलम्स और तमाम रिकॉर्ड्स सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। ऑल कॉलम्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स। आप यहाँ पर पर्टिकुलरली सिर्फ कॉलम्स भी दे सकते हैं, अगर आपको सिर्फ 2 कॉलम्स उठाने, तमाम रिकॉर्ड्स नहीं उठाने, लेकिन तमाम रिकॉर्ड्स के सिर्फ ये 2 कॉलम उठाने, ऑल कॉलम नहीं, सारे कॉलम नहीं, सिर्फ ये 2 कॉलम उठाने, लेकिन तमाम रिकॉर्ड्स के उठाने, तो आप सिर्फ उन कॉलम्स का नाम दे दीजिए, SID एंड टाइटल फ्रॉम सर्वे। इसका मतलब ये कि सिर्फ ये 2 कॉलम उठेंगे लेकिन तमाम रिकॉर्ड्स के। तीसरी क्यूरी जो है वो आपके पास, अब आपको पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को उठाना है, वेयर ID इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1।
इसका मतलब ये है कि जिसकी आईडी सिर्फ 1 होगी सिर्फ वही रिकॉर्ड उठेगा, यानी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जिसकी आईडी 1 होगी सिर्फ वो रिकॉर्ड आपके पास फेच होगा। टाइटल और एसआईडी है। हाँ, आएगी सिर्फ टाइटल और एसआईडी। अगर आपको तमाम कॉलम्स उठाने तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर स्टैटिक कर दीजिए। अगर आपको आईडी 1 के तमाम कॉलम्स उठाने तो आप सिलेक्ट स्टैटिक तमाम कॉलम्स उठा लेंगे। जी जी बिल्कुल एसआईडी। सर मैं भूल जाता हूँ, बिल्कुल एसआईडी से, ठीक है जी। अच्छा, हम इसमें से ये हमारे पास 4 क्यूरीज हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास अगेन वही MySQL _query हम पहले चलाते हैं select 1 और इसका रिजल्ट सेट। अब हम एक अलग वेरिएबल ले रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास select के बाद हमें रिकॉर्ड्स को फेच करना है, तो ये आपको इसका रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा। उस रिजल्ट सेट में से मतलब इसको इस तरह से समझ लें कि जब आपके पास एक क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, इसने जितने रिकॉर्ड्स फेच करने हैं उन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास इस RS वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ RS लिया है। उसके बाद इस रिजल्ट सेट में से आपको रिकॉर्ड्स फेच करने 1 बाय 1 निकालने। उसके लिए आपके पास जो दूसरा मेथड है वो है MySQL _fetch array, और इसके अंदर आप दे दीजिए RS, और ये आपको रिटर्न करेगा रो। इस रो को हम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये फिलहाल मैं ये ऊपर के तमाम रिकॉर्ड्स को बंद कर रहा हूँ, मतलब ऊपर की तमाम क्यूरीज को। ठीक है जी। अभी मैंने सिर्फ select 1 चलाई, यानी जो पहली क्यूरी सेलेक्ट की इसको एग्जीक्यूट किया। इसके पहले क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने इसमें से रिकॉर्ड्स को फेच किया, और उसके बाद जो रो रिटर्न हुई इसको मैं सिर्फ अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक रो रिटर्न हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। ये रो ने डेटा उठाया है। अब आपके पास जो ये रिजल्ट आ रहा है, इसके अंदर अगर आप ये 0 1 को हटा के यहाँ पे देखें एसआईडी के अगेंस्ट उसकी वैल्यू, देन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड यूआईडी। तो आपके पास जो डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करने के बाद जो रिजल्ट मिला है, जो आपको जो वेरिएबल में जो वैल्यूज मिली है, ये अगेन आपके पास एक एरे है एसोसिएटिव। कौन डुप्लीकेट हुई? जी, ये यहाँ पर जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया है वो MySQL _fetch array रिटर्न यूज किया है। MySQL _fetch array आपके पास इंडेक्स में भी रिटर्न करता है और एसोसिएटिव एरे भी रिटर्न करता है, यानी कि दोनों को मर्ज करके ये एक एरे बनाकर रिटर्न करता है। अगर आपको सिर्फ एसोसिएटिव एरे चाहिए तो उसके लिए मेथड ये है assoc, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेगा MySQL _fetch _assoc। और अगर आपको इंडेक्स वाइज चाहिए तो MySQL _fetch _row, ये आपको सिर्फ इंडेक्सेस रिटर्न करेगा 0 1 2 3। नहीं जी, वो रिसोर्स आईडी रिटर्न करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी रिसोर्स आईडी है। वो आज टाइम ख़त्म हो गया, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना बाकी है। अच्छा,
यहाँ पर हम इसको ऑन होल्ड कर रहे हैं। ये जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखी इसको हम दोबारा करेंगे। एक्चुअली ये रिकॉर्ड तो इसमें एक ही शो कर रहा है। हाँ, अभी एक कर रहा है। इसको मजीद हम, अब मैं बता नहीं सकता कि सारे रिकॉर्ड्स किस तरह निकालेंगे। यहाँ पर अभी देखें हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है, जबकि हमारे पास जो क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सर्वे, मैंने कहा था तमाम रिकॉर्ड्स तमाम कॉलम्स निकालेंगे, सिर्फ एक निकाल के ला रहा है। क्यों ला रहा है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारे पास अब जो नेक्स्ट संडे की क्लास होगी उसमें हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो यहीं से हम फर्दर सिलेक्ट से आगे चलेंगे। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज देख लेंगे और उसके बाद हम ज्वाइंस को देखेंगे। ज्वाइनिंग हमारे पास जो एसक्यूएल ज्वाइंस किस तरह से लगाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हमने कोड किया है ये वाला, ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डेटाबेस के साथ अगर आप ये सलूक करें तो ये बुरा मान जाता है। इसको ऐसे नहीं करते, इसका एक प्रॉपर बेहतरीन तरीका है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर वे में काम करने का तरीका भी देखेंगे कि इन कनेक्शन स्ट्रिंग्स को और कनेक्शंस को किस तरह से किया जाता है काम। मल्टीपल कनेक्शंस आपने सवाल पूछा था, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है इसको देखेंगे। ज्वाइंस देखेंगे और अगर टाइम मिल गया तो फिर उससे फर्दर आगे चलेंगे। एक और अनाउंसमेंट वो ये है कि नेक्स्ट ट्यूसडे को जो क्लास है वो 6:30 बजे होगी। अब से ट्यूसडे की क्लास जो है वो 7 बजे नहीं 6:30 बजे यानी 6:30 पे हुआ करेगी। हाँ, तो 10 मुहर्रम होगा उसको छुट्टी है, यानी उससे नेक्स्ट, मैंने कहा नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास। अच्छा, संडे को यूनिवर्सिटी खुली होगी शमशाद भाई? अच्छा, अब तक खुली है तो बराए मेहरबानी आने से पहले ये नंबर है, इस पर मैं भी फ़ोन करूँगा, आप लोग भी कर लीजिएगा क्योंकि मुझे खुद अपडेट नहीं होती। वो फेसबुक सभी यूज़ नहीं करते, मतलब वो वाले फोरम जिस पे आप हैं। हाँ जी, 420 है हम, ठीक है जी। 4800-420 ये CEP का फ़ोन नंबर है, 34800। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके CEP का ऑफिस है वहाँ फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि ऑफिस यूनिवर्सिटी खुली है या नहीं। संडे को आने से पहले फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी खुली है या नहीं, ठीक है। मुझे मैसेज मत कीजिएगा, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं, मुझे मत मैसेज कीजिएगा क्योंकि डेट डाली नहीं है। सर आपने वेब से इनपुट लेने का तरीका नहीं बताया। वो भी नेक्स्ट। अच्छा सर, इनपुट भी और आउटपुट भी वेब पे दिखाया सब ठीक है सर। मैंने आपको एक ईमेल की थी, मैंने पढ़ ली, मैं समझ भी गया था।